नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। फ्रांस में आग, देश नहीं झुकने देंगे की कवर स्टोरी। फ्रांस में कैसे नेपाल वाले हालात का रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, और फिलिस्तीन के झंडे कहां से आ गए फ्रांस के दंगे में, बात इसकी। दूसरी कवर स्टोरी, क्या नेपाल हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी आज की। किसको आंदोलनकारियों ने अपना नेता चुन लिया है, उसकी बात। तीसरी कवर स्टोरी, सबसे बड़ी खबर, भारत को टैरिफ की धमकियां देने वाले ट्रंप कैसे लाइन पर आ गए हैं और मोदी को बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ट्रंप, बात इसकी भी करेंगे कि क्या अब राहुल गांधी से ट्रंप का सरेंडर कहेंगे। चौथी कवर स्टोरी में हम आपको दिखाएंगे कि राहुल गांधी के खिलाफ कहां और क्यों राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगे हैं। चार, देश नहीं झुकने देंगे कि आज की बड़ी खबर है। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। फ्रांस में फिलिस्तीन के झंडे नजर आए, तस्वीर आपको दिखाएंगे, क्योंकि वहां पर फ्रांस में भी नेपाल जैसे दंगे जैसे हालात वहां पर भी बन रहे हैं सड़कों पर। हालांकि यहां पर कहा जा रहा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो सड़कों पर उतर आए हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। और ये तस्वीर, एक मिनट मुझे, ये देखिए तस्वीर, देखिए आप, ये फिलिस्तीन के झंडे, ये फ्रांस की तस्वीरें हैं, फ्रांस की। फ्रांस में भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं और ये झंडा देखिए। अब सवाल पूछा जा रहा है कि अगर ये आंदोलनकारी जो हैं, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, आर्थिक नीतियों के खिलाफ स्वतः आंदोलन के लिए उतरे, तो ये फिलिस्तीन का झंडा फ्रांस में क्या कर रहा है। कहा तो यही जा रहा था कि ये सरकार के खिलाफ आंदोलन है, ये नीतियों के खिलाफ आंदोलन है। फ्रांस में भी नेपाल जैसे हालात, वहां पर भी सड़कों पर विद्रोह। ये फिलिस्तीन का झंडा, ये देखिए आप, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, फिलिस्तीन का झंडा। आंदोलनकारियों ने फिलिस्तीन के झंडे लहराए। पेरिस में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीनी झंडे के साथ प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। ये तस्वीरें पेरिस के लियोन स्टेशन की, जहां बड़ी संख्या, ये पीछे धुएं का गुबार भी आप देख रहे हैं, वहां पर आग भी लगा दी गई है, जगह जगह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में बड़ी संख्या में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया। एक बार दिखाइए तस्वीरें, देखिए आप ये। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन के झंडे लहराए हैं। फ्रांस में आज हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ में पुलिस ने अब तक 250 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। 250 से ज्यादा। साहब, कई सड़कों पर आग लगी है, कई प्रदर्शनकारी तोड़फोड़ कर रहे हैं, कहीं सिर्फ धुआं धुआं नजर आ रहा है। पहले नेपाल, अब फ्रांस, पहले काठमांडू, अब पेरिस, बात इसकी। अब ये दुनिया भर के देशों में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, काठमांडू, पेरिस, ये देशों में सरकारों के खिलाफ ये जो आंदोलन भड़क रहा है, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ हो रही है, ये संयोग है। अब ये देखिए आप, 4 अलग अलग तस्वीरें, ये नेपाल की नहीं है। आपको लग रहा होगा ये तो नेपाल में हुआ था, आज फ्रांस में हो रहा है। कहीं आग लगी है सड़कों पर, कहीं प्रदर्शनकारी तोड़फोड़ कर रहे हैं, कहीं धुआं धुआं नजर आ रहा है, झड़पें हो रही हैं, कई पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त झड़प हो रही है, एक्शन लिया जा रहा है पुलिस की तरफ से। ये नेपाल की तस्वीरें नहीं है, मैं बार बार क्लियर कर रहा हूं, आज फ्रांस में हो गया है, ये आज फ्रांस में हो गया है। ये तस्वीरें, ये नेपाल से 7000 किलोमीटर दूर है फ्रांस, वहां पर नेपाल वाले हालात। और देखिए, इसका नाम दिया गया, प्रदर्शन को नाम दिया गया है ब्लॉक एवरीथिंग। ब्लॉक एवरीथिंग मतलब सब कुछ रोक दो, बंद कर दो। इसमें कहा जा रहा है कि ज्यादातर इस प्रदर्शन में शामिल होने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स जिनको शरण दी गई है, या कह लीजिए जो घुसपैठिए हैं, वो अब इस आंदोलन में उतर आए हैं। फिलिस्तीन का झंडा भी नजर आया। नेपाल के बाद अब फ्रांस में सरकार की नीतियों के खिलाफ
कथित रूप से लोगों का गुस्सा भड़क गया। ये देखिए आप, पेरिस समेत कई इलाकों में लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं। मैक्रो सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है। दिखाइए, देखिए आप, दिखाइए एक बार तस्वीरें दिखाइए आप। गुस्साई भीड़ ने शहर के कई इलाकों को आग के हवाले कर दिया। जगह जगह आगजनी, हिंसा, तोड़फोड़, सरकार विरोधी नारेबाजी, पुलिस से भिड़ंत। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प भी हुई है। कई जगह प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया गया। नेपाल जैसे हालात यहां पर भी, और कुछ ही घंटों में हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि सरकार को सिर्फ पेरिस में ही, साहब आप सुनेंगे, 8000 से ज्यादा पुलिस वालों को तैनात करना पड़ा है। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। ब्लॉक एवरीथिंग नाम इसको दिया गया है। सब कुछ रोक दो, पेरिस बंद कर दो, फ्रांस बंद कर दो। विद्रोह, गुस्से और विरोध की वजह जानने से पहले आपको फ्रांस की ये तस्वीरें, ये देखिए अलग अलग तस्वीरें। इन तस्वीरों में फ्रांस में चल रहे उपद्रव का पूरा सच है। अच्छा, एक तरफ जहां पेरिस की सड़कों पर, अच्छा ये दो तस्वीर आप देखिएगा, ये खबर का निचोड़ है। यहां प्रदर्शन, यहां आंदोलन, यहां हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, हिंसक झड़प, सब कुछ। दूसरी तरफ सेबेस्टियन लोकानू फ्रांस के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, जिन्हें 24 घंटे पहले फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। यहां हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, यहां नया प्रधानमंत्री शपथ। और यही है फ्रांस में शुरू हुए उपद्रव की सबसे बड़ी वजहों में से एक। दरअसल फ्रांस के लोग बार बार प्रधानमंत्री के बदले जाने से कथित रूप से नाराज हैं। यहां पर प्रधानमंत्री सेबेस्टियन नए पीएम शपथ, नए पीएम की शपथ, यहां हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, सब कुछ। फ्रांस में पिछले 2 साल से भी कम वक्त में 5 प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। 2 साल से कम वक्त में, जिसमें से 4 नए प्रधानमंत्री तो साहब पिछले 1 साल में शपथ ले चुके हैं। 1 साल में 4 प्रधानमंत्री, 3 को अपना पद भी छोड़ना पड़ा। 2-3 महीने कुर्सी पर रह पाते हैं प्रधानमंत्री। बड़ी बात यह कि पिछले 4 प्रधानमंत्रियों में से 2 प्रधानमंत्री को 2 से 3 महीने के अंदर ही हटना पड़ा। इसी को लेकर फ्रांस के लोगों में मैक्रो राष्ट्रपति के खिलाफ नाराजगी है, गुस्सा है। ये एक वजह है। इमैनुअल मैक्रों पिछले 8 साल से फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैक्रों, और इस दौरान प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले सेबेस्टियन लोकानू 7वें व्यक्ति हैं, जिसमें से 4 प्रधानमंत्री तो 1 साल में ही बदले गए हैं। 1 साल में 4 प्रधानमंत्री। इसके साथ ही सरकार की नीतियों के खिलाफ भी, ये जो आप देख रहे हैं ना, नीतियों के खिलाफ भी फ्रांस की जनता में गुस्सा है। अब पता नहीं गुस्सा है, कौन भड़का रहा है, कौन है इस सबके पीछे पूरी दुनिया में। कभी बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अब ये काठमांडू, अब उधर पेरिस, फिलिस्तीन का झंडा, सब एक दूसरे के धुर विरोधी समझिए। दक्षिणपंथी राइट विंग और वामपंथी लेफ्ट विंग सरकार इस आंदोलन में एक साथ है, जो फ्रांस सरकार के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है। नेपाल में हुए इस प्रदर्शन की तरह यहां भी आंदोलन का कहा जा रहा है कोई नेता नहीं है, बल्कि मिलकर एक दिन प्रदर्शन का ऐलान का नतीजा है जो सड़कों पर दिखा। यह कहा जा रहा है कि कोई नेता नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है, कोई संगठन नहीं है। यह स्वतः आंदोलन है लोगों का, तो पता लगेगा अभी। ये देखिए आप, सरकार के खिलाफ लोगों के गुस्से की 3 बड़ी वजह मैं दोबारा से बताऊंगा। पहली वजह मैक्रो की नीतियां, इसके खिलाफ लोगों का गुस्सा। लोगों का मानना है कि मैक्रो की नीतियां, राष्ट्रपति, अमीर लोगों को फायदा पहुंचाने वाली, गरीबों का शोषण करने वाली, नंबर 1। नंबर 2 इकोनॉमिक पॉलिसी बेसिकली। नंबर 2 फ्रांस की इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें आर्थिक सुधार के लिए सरकारी योजनाओं में कटौती की गई है। सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास और गरीबों पर पड़ा। और नाराजगी की तीसरी सबसे बड़ी वजह बजट में कटौती, कथित तौर पर। लेकिन फिर फिलिस्तीन का झंडा क्या कर रहा है? अगर ये विरोध प्रदर्शन सरकार की नीतियों के खिलाफ है, तो ये देखिए फिलिस्तीन का झंडा यहां क्या कर रहा है। ये आंदोलन है, अराजकता है, ये अधिकारों की लड़ाई है, या ये दंगाई हैं,
ये कौन है? मतलब देश भर में लोगों की पेंशन पर रोक लगा दी गई है, ये मुद्दा है, तो फिलिस्तीन का झंडा क्या कर रहा है? हालांकि फ्रांस में हुआ यह आंदोलन अचानक नहीं है। इसके लिए 10 सितंबर की तारीख तय की गई थी। ऐलान किया गया था कि आंदोलन एक ही दिन का होगा, लेकिन सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों की ये नाराजगी बता रही है कि अगर मौका रहते हालात नहीं सुधरे तो साफ फ्रांस दूसरा नेपाल बन सकता है और शायद उसको बनने में देर नहीं लगेगी। लेकिन आज की सबसे बड़ी तस्वीर ये है कि ये यहाँ पर फिलिस्तीन का झंडा क्या कर रहा है। उधर नेपाल में आपको बता दें, आज जो है लगातार दूसरे दिन जगह जगह हिंसा की खबरें आती रही। नेपाल में आंदोलनकारियों ने, बहुत बड़ी खबर है, सुशीला कार्की को अपना, सुशीला कार्की जो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको अपना अंतरिम नेता चुन लिया है। ये अपडेट नंबर 1। आज काठमांडू में आंदोलनकारियों की 4 घंटे तक वर्चुअल मीटिंग हुई। पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम नेता सो कॉल्ड जेन जी ने चुन लिया है। आज वर्चुअल मीटिंग हुई जिसमें गैर पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले शख्स को नेता चुनने पर सहमति बनी, इसलिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश को नेता चुन लिया गया है। नंबर 3, नेपाली आंदोलनकारियों ने राजनीतिक दलों से जुड़े किसी भी युवा नेता को अपने साथ जुड़ने से इंकार कर दिया। कोई पार्टी का नेता नहीं जुड़ेगा। नंबर 4, आंदोलनकारियों ने नेपाल आर्मी चीफ का प्रस्ताव ठुकरा दिया। आर्मी चीफ और राष्ट्रपति के साथ मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकला। नंबर 5, नेपाल सेना प्रमुख अशोक राज ने आंदोलनकारियों को राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और राजनीतिक हस्ती दुर्गा प्रसाद से बातचीत का प्रस्ताव दिया था। नंबर 6, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने कल गुरुवार को, कल रात 8 बजे बैठक बुलाई है एक और मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। सबसे बड़ी खबर है, 6000 कैदी भाग गए। 6000, 18 जेल तोड़कर 6000 कैदी फरार। 6000। नेपाल के धांदिंग जेल ब्रेक की कोशिश नाकाम, वहां से एक कैदी की मौत हो गई, 7 जख्मी हैं, वहां पर रोक लिया गया, लेकिन 6000 कैदी फरार हो गए हैं। नेपाल के मोरंग जेल को भी तोड़ने की कोशिश की गई है। पुलिस की फायरिंग के बाद भाग खड़ी हुई भीड़ और 1100 कैदी वहां जेल में बंद है। नेपाल में तख्तापलट के बाद फैली अराजकता, आज जगह जगह लूटपाट हुई, अराजकता हुई, जगह जगह हिंसा की खबरें आज भी देखने को मिली है। किस तरह से यहाँ पर जमकर आग जली हुई है, आप देख सकते हैं जो स्मेल है धुएं की बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रही है। धुआं लगातार यहाँ पर उठ रहा है। आग पर हालांकि कंट्रोल कर लिया गया है। इसमें कोई और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी हो सकता है। मेन बात तो करप्शन का है, करप्शन है, करप्शन लीडर है इधर, तो उसका विरुद्ध में ये नेता लोग सब भाग गया। ये नेता लोग काम चोर है, भ्रष्टाचारी है। हम लोगों को चाहिए यूथ लीडर चाहिए। अब ये जो पुराना लोग हैं ना, वो कोई नहीं चला सकता है। अब युवक चाहिए, युवक चाहिए। अब युवक ये चलाएगा, ये पुराना जितना है वो सब बाइकाट। देखिए, नेपाल में आंदोलनकारियों की अंतरिम नेता चुनी गई सुशीला कार्की अंतरिम नेता चुनी गई हैं। अंतरिम सरकार की मुखिया भी बन सकती हैं। अच्छा, इस मौके पर उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। बहुत बड़ी खबर है। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव में सुशीला कार्की, जो कि अंतरिम सरकार की मुखिया, उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी को नमस्कार करती हूं। उन्होंने कहा कि नेपाल की जनता और भारत की जनता के बीच बहुत अच्छा रिश्ता है। बिल्कुल ठीक बात। भारत ने कई मौकों पर नेपाल की मदद की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जिनको आप सुन रहे हैं, उन्हें वहां के आंदोलनकारियों ने एक तरीके से अंतरिम सरकार का मुखिया चुना है। सुनिए। भारत से क्या उम्मीद करती हैं आप? और नेपाल में भी बहुत सारे भारतीय हैं जो अपनी सेफ्टी के लिए थोड़ा चिंतित हैं, तो उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत से हम लोगों का रिश्ता आज नहीं है, बहुत दिनों से। और गवर्नमेंट क्या है नेपाल का और नेपाल की गवर्नमेंट से क्या रिश्ता है, वो अलग बात है। लेकिन नेपाल की जनता और भारत के जनता के बीच में इतना अच्छा रिलेशन है कि बहुत अच्छा रिलेशन है। बहुत सारे हमारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे हमारे परिचित हैं, जिनको कुछ हुआ तो हमको आंखों में आंसू आती है।
आप मोदी को नमस्कार कर रही हैं सुशीला कार्की, जो आंदोलनकारियों ने जिन्हें अपना नेता चुन लिया एक तरीके से। लेकिन साहब एक तो ये समझिए साहब, ये जो हो रहा है ना ये सड़कों पर जो नेपाल में, ये क्रांति नहीं है, ये क्राइम है। ये कोई क्रांति नहीं है, ये आंदोलन नहीं, ये उपद्रव है, ये उपद्रव है। नेपाल में अराजकता और हिंसा के तांडव को ना मेरी नजर में क्रांति कहना ये खुद के साथ बेईमानी होगी। हिंसा, तोड़फोड़, लूटपाट, आगजनी, मारकाट को क्रांति का नाम देकर इस शब्द को हम लोगों को बदनाम नहीं करना चाहिए। क्रांति नहीं, मतलब आप सोचकर देखिए, सुप्रीम कोर्ट जला दिया, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया, वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटना, ये कहीं से भी इसे क्रांति नहीं कहा जा सकता। ठीक, हालांकि कहा जा रहा है कि नेपाल में जो कुछ हुआ वो लंबे समय से पनपते आक्रोश का विस्फोट था। बड़े 10-15 सालों से कुछ अंदर पनप रहा था। लेकिन क्या जनता का आक्रोश किसी देश में अराजकता, क्रूरता, हिंसा, अपराध का लाइसेंस है क्या? आज ये सवाल नेपाल से ज्यादा भारत में क्यों पूछे जाने की जरूरत है, मैं आपको बताऊंगा। भारत में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें शायद नेपाल में हिंसा, क्रूरता, मारकाट और आगजनी की तस्वीरें देखकर ना बहुत मजा आ रहा है। मैं कहूंगा उन्हें इस आग में अराजकता की उम्मीद नजर आ रही है। भारत में ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिससे शक होता है कि क्या ये लोग भारत को भी नेपाल की तरह अराजकता की आग में धकेलना चाहते हैं, या वो मन्नत मांग रहे हैं, या पनौती। आज इंडी अलायंस के नेता और राहुल गांधी के राजनीतिक पार्टनर तेजस्वी यादव से जब नेपाल हिंसा को लेकर सवाल पूछा गया ना, जानते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नेपाल से बिहार बहुत दूर नहीं है, क्योंकि बिहार से नेपाल की सीमा सटी हुई है। नेपाल से बिहार बहुत दूर नहीं है, बिहार से नेपाल की सीमा सटी हुई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा साहब कि लोकतंत्र में अगर आप जनता के अधिकार छीनेंगे तो यह विद्रोह होगा, इसलिए नेपाल से हमारे देश के आकाओं को सीखना चाहिए। क्या लोग चाहते हैं? लोग चाहते हैं कि दंगा हो जाए, सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दे यहाँ के लोग। संजय सिंह जो बात इशारों में कह रहे थे ना, वो बात कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने खुलकर कह दी। इसे आप कह सकते हैं ये बद्दुआ एक तरीके से देने की कोशिश है। उद्धव गुट के नेता हैं संजय राउत। इन्होंने कहा कि हादसा किसी भी देश में हो सकता है, सावधान रहिए। किसी भी देश में हो सकता है, सावधान रहिए। वंदे मातरम, जय हिंद, वो सारी चीजें नीचे संजय राउत। ये सिर्फ संजय राउत की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने तो नाम लिए बिना सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि मोदी ने हिंदुस्तान में, देखिए, मोदी ने हिंदुस्तान में लोकतंत्र खत्म कर दिया है। अब तूफान देश की ओर बढ़ रहा है, उन्हें भागने की जगह नहीं मिलेगी। तूफान भारत की ओर आ रहा है, भागने की जगह नहीं मिलेगी। ये लोग नेपाल वाली बद्दुआ भारत को क्यों दे रहे हैं? ये लोग चाहते हैं कि भारत में नेपाल जैसे हालात हो। नेपाल में जो हुआ, भारत को क्यों बद्दुआ? इससे एक दिन पहले ना यही जो आईपी सिंह, जो अखिलेश यादव के करीबी हैं, समाजवादी पार्टी के सीनियर, कई पोस्ट किए थे धड़ाधड़, जिसमें वो भारत के युवाओं से नरेंद्र मोदी के खिलाफ सड़कों पर उतरने की अपील कर रहे थे, उकसाते नजर आए थे। आईपी सिंह ने पीएम मोदी को तानाशाह बताया। वहीं एक पोस्ट में उन्होंने छात्रों को उकसाते हुए साफ तौर पर लिखा कि छात्रों कैंपस छोड़ो। ये वो पोस्ट है, कैंपस छोड़ो, बाहर आओ, अपने भविष्य के लिए सत्ता से टकराओ। क्या चाहते हैं ये लोग? ये लोग चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी जाए। ये लोग चाहते हैं कि दौड़ाया जाए, पीटा जाए, मारा जाए। यहां तो संस्थाओं में भरोसा है ना, यहां पर लोगों को, या संस्थाओं को डिस्क्रेडिट करने का नतीजा जो नेपाल में दिखा, वो प्रयोग यहां पर भी करने की जरूरत। एक प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, आपने कई डिबेट्स में देखा होगा, सुरेंद्र राजपूत। इन्होंने तो सीधे सीधे कह दिया कि चीन के दोस्त प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। ठीक, अब अगला नंबर आपका है। क्या मतलब कांग्रेस के एक और प्रवक्ता हैं, रागिनी नायक। उन्होंने, अब क्या हुआ, वहां पर एक मीडिया हाउस में आग लगा दी गई। नेपाल में एक मीडिया हाउस में आग लगा दी गई। लिख रही हैं कि जिस तरह नेपाल में मीडिया हाउस जलाया गया, उससे गोदी मीडिया सबक ले। क्या तस्वीरें देखना चाहते हैं? मोदी को हरा नहीं सकते, तो क्या ये रास्ता अपनाने की कोशिश है, भड़का के, उकसा के? जो नेपाल में हो रहा है, क्या वो भारत में हो सकता है? क्या वो होना चाहिए? क्या इस तरह की अराजकता ये लोग देखना चाहते हैं? कई इस तरह के पोस्ट हैं। इसके अलावा साहब, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, उन्होंने कहा कि नेपाल में जैसा तख्ता पलट हुआ, वैसा मोदी सरकार के साथ भी हो सकता है। इन सबके मन में लड्डू फूट रहा है। इन सबको इस आग में अराजकता की उम्मीद, और ये आग इनके कलेजे को ठंडक पहुंचाने वाली है शायद।
कह रहे हैं कि अब मोदी सरकार को अलर्ट हो जाना चाहिए। बिहार कांग्रेस के नेता कृष्ण अल्लावरू और कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने नेपाल हिंसा को सही ठहराते हुए कहा कि भारत में भी नेपाल हिंसा का रिपीट टेलीकास्ट हो सकता है। भरोसा नहीं होगा आपको अपने कानों पर, लेकिन सुनिए एक एक शब्द को ध्यान से। सरकार को सतर्क होना चाहिए और बहुत ही सतर्कता के साथ काम करना। किस तरीके से नौजवानों ने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और जो कॉरपोरेट वहाँ पे हावी हो रहा था, जिसके खिलाफ वहाँ के नौजवानों ने जो विद्रोह किया है, तो वो नेपाल के अंदर तख्ता पलट किया है। मोदी जी उसकी इनकी सरकार को भी निश्चित सतर्क रहना चाहिए और वहाँ जो घटनाएं घटी हैं सतर्कता के साथ देश में मोदी जी को भी अलर्ट रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए कि यहाँ पर नौजवान बेरोजगार जो आज भ्रष्टाचार चारों तरफ चल रहा है, इससे बिल्कुल सजगता के साथ, सतर्कता के साथ काम करना चाहिए। कि जब तक वोट चोरी चलती रहेगी, जनता के मुद्दों पे काम नहीं होगा और जब तक जनता का सेवा नहीं होगा और जनता का काम नहीं होगा तो जनता में आक्रोश बढ़ेगा और जब तक ये आक्रोश बढ़ता जाएगा तब तक खतरा बढ़ता जाएगा। सरकारें वहाँ के नौजवानों की या किसी भी सेक्शन की अगर उपेक्षा करती हैं तो वो कहीं ना कहीं आक्रोश की वजह भी बनती है और ये यहाँ भी ये बात लागू होती है। अब छोटी ना बिहार और नेपाल में ज़्यादा अंतर नहीं है, बगले में है। नेपाल भारत का एक सीमावर्ती ऐसा देश है जो बिहार से सटा है, जो वेस्ट बंगाल से उनसे बहुत सा एक भाग है, वो वेस्ट बंगाल से भी जुड़ा हुआ है, थोड़ा यूपी से भी जुड़ा हुआ है। ये आग जो है जो नेपाल में लगी है देश के सीमा पर, और हिंदुस्तान में 75 लाख 75 लाख नेपाली भी रहते हैं। ये आग जो है वो करप्शन के खिलाफ है। देखिए, ये सब चीज इसी ओर संकेत करता है कि भाई लोकतंत्र के अंदर अगर आप जनता के अधिकारों को छीनेंगे तो उस पर फिर विद्रोह होता है। तो इसलिए नेपाल से हमारे देश के आकाओं को भी सबक लेना चाहिए। साहब, मैं बार बार कह रहा हूं, ये विद्रोह शब्द ये क्रांति नहीं, ये क्राइम है, ये आंदोलन ही अराजकता है। लेकिन सिर्फ नेता नहीं है, भारत में ऐसे कई लोग भी हैं जो नेपाल की तरह भारत में ना लोकतंत्र की लिंचिंग होता देखना चाहते हैं या सपना देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों को आसानी से पहचाना जा सकता है, अगर आप ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा। ऐसे जहरीले लोग चाहते हैं कि अच्छा ये पोस्ट तो इनका तो हटाने की ज़रूरत नहीं है, तो कांग्रेस की नेता हैं, इनको हमने ऊपर, ये अनुपम आचार्य इनका नाम है, ये एयरफोर्स में थी, ये लिख रही हैं, एक वीडियो उन्होंने पोस्ट किया, आपको शर्म आएगी, मुझे दिखाना पड़ रहा है। ये वित्त मंत्री को दौड़ाकर मारा गया वहाँ पर, उस पर इन्होंने लिखा कि ऐसे ही सोचने में आया कि साड़ी में दौड़ना मुश्किल हो सकता है। अभी किसके लिए कह रही हैं आप समझ सकती हैं। हमारे देश में जो वित्त मंत्री हैं, एक नेपाल में वित्त मंत्री को दौड़ाकर मारा गया, पीटा गया, इनके मन में लड्डू फूटा। ये बहुत ही शर्मनाक और वाहियात पोस्ट था। मैं इसमें बीजेपी कांग्रेस छोड़ दीजिए, ये मानसिकता शर्मनाक है। ये लिख रही हैं ऐसे ही सोचने में आया साड़ी में दौड़ना मुश्किल हो सकता है। ये क्या साबित करना चाह रही हैं? ये खुद एक महिला है, कह रही है साड़ी में दौड़ना मुश्किल हो सकता है क्योंकि वित्त मंत्री को वहां पर दौड़ाकर पीटा गया। ये कई, मतलब मैं कह रहा हूं बहुत सारे ऐसे नेता, खुद को समाजवादी कहने वाले कुछ लोग तो सीधे सरकार और चुनाव आयोग को धमकियां दे रहे हैं। कह रहे हैं साहब कि जो नेपाल में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। कुछ लोग तो नेपाल में हिंसा के बाद भारत में इसके रिपीट टेलीकास्ट की मनोकामना, दुआएं मांग रहे हैं। ये लोग देश के युवाओं को भड़काते हुए कह रहे हैं कि भारत के लोगों की नींद कब टूटेगी। जो लोग भारत को नेपाल का श्राप दे रहे हैं ना, अच्छा आज ना उन्हें नेपाल के मुद्दे पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सुननी चाहिए। ये आज आपको शायद संभवतः ये खबर आपने मिस कर दी होगी। आज प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मामले पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने क्या कहा इस मुद्दे पर, नेपाल के मुद्दे पर? उन्होंने कहा कि हमें अपने संविधान पर गर्व है। जस्टिस गवई और जस्टिस विक्रमनाथ ने नेपाल और बांग्लादेश की हिंसा और अस्थिरता का जिक्र किया। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने संविधान की शक्ति का जिक्र करते हुए कहा, इमरजेंसी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया तब जनता ने ऐसा सबक सिखाया कि न सिर्फ कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई बल्कि इंदिरा गांधी अपनी सीट भी हार गई। लेकिन इसके बाद दूसरी सरकारें आईं
और जब वो जनता को नहीं संभाल पाई तो उसी जनता ने इंदिरा गांधी को भारी बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में पहुंचा दिया। ये हमारे संविधान की ताकत है, ये हमारे संविधान की ताकत है। भारत में संविधान सर्वोपरि है और इसलिए सभी को बराबर अधिकार है। वैसे नेपाल को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह भी है साहब कि 16 साल से कमजोर या असफल लोकतंत्र, जहां कोई सरकार कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती। आप जानते हैं नेपाल में 16 साल में 14 प्रधानमंत्री बदल गए। 16 साल में 14 प्रधानमंत्री। क्या वहां लोकतंत्र की वापसी होगी या एक बड़ा सवाल ये राजशाही रिटर्न्स के बहाने दुनिया के पहले हिंदू राष्ट्र की वापसी हो सकती है? नेपाल दोबारा हिंदू राष्ट्र बनेगा क्या? यह सवाल क्यों मैं पूछ रहा हूं, अब बात इसकी। साहब, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आप जानते हैं आंदोलनकारियों की भी वहां पर मांग हो रही है कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। कहते हैं कि राजनीति संकेतों की भाषा होती है। पिछले 2 दिन में साहब ऐसे कई बड़े संकेत मिले हैं जिससे सवाल उठते हैं कि क्या नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बन सकता है क्या? पहली तस्वीर, सबसे बड़ा संकेत खुद नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज की एक तस्वीर को माना जा रहा है। कल नेपाली सेना ने जब देश का कंट्रोल, ये देखिए वो पोस्ट है, अपने हाथों में लिया तो आर्मी चीफ ने एक वीडियो संदेश जारी किया। तस्वीर को ध्यान से देखिएगा। खास बात थी कि उनके पीछे नेपाल के राजा पृथ्वी नारायण शाह की तस्वीर थी। अब ये कौन है मैं आपको बताऊंगा। पृथ्वी नारायण शाह वो गोरखा राजा थे जिन्होंने नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाया। उन्हें नेपाल का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 54 अलग अलग राज्यों में बटे नेपाल को जोड़कर एक विशाल गोरखा साम्राज्य की स्थापना की। नेपाल के पहले राजा पृथ्वी नारायण शाह की तस्वीर को सामने रखकर सेना प्रमुख का संबोधन सामने आने के बाद नेपाल में राजशाही की वापसी के कयास लगने शुरू हो चुके हैं। दूसरी तस्वीर, नेपाल में हिंदू राष्ट्र की वापसी का दूसरा संकेत लोकतंत्र के सबसे बड़े समर्थक शहीद लखन थापा की प्रतिमा को हटाकर उनकी जगह पृथ्वी नारायण शाह की प्रतिमा स्थापित की गई। यानी जब नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी उस वक्त लखन थापा को नेपाल का सबसे बड़ा हीरो बताया जा रहा था और अब उनकी प्रतिमा हटाकर हिंदू राष्ट्र के प्रतीक राजा पृथ्वी नारायण शाह की प्रतिमा लगाई जा रही है। संदेश भी दिया गया। ये वो तस्वीर। तीसरी सबसे चौंकाने वाली बात यह कि नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने, आप जानते हैं, चुन चुनकर उन लोगों को निशाना बनाया जिन्हें नेपाल में हिंदू राष्ट्र का विरोधी माना जाता था। कल आंदोलनकारियों ने 19 सरकार के जिन जिन मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा, उनके घरों को फूंक डाला, वो सभी वो नेता हैं जो नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने और राजशाही लाने का विरोध करते हैं। जबकि इस हिंसक आंदोलन के बीच नेपाल में राजशाही वापस लाने की मांग करने वाली राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेताओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। चौथा बड़ा संकेत, कल प्रदर्शनकारियों ने नेपाल में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रतीक संसद को फूंक डाला। कुछ लोग कह रहे हैं सबूत है कि नेपाल के प्रदर्शनकारियों को अब लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, वो राजशाही ये नेपाल का संसद भवन जो फूंक दिया गया, राजशाही क्या वापस आएगी? क्या सेकुलर रहेगा नेपाल या फिर हिंदू राष्ट्र बनेगा? नेपाल में अब से ठीक 6 महीने पहले भी आप जानते हैं एक आंदोलन हुआ था जिसमें हिंदू राष्ट्र की बहाली की मांग की गई थी। उस वक्त लोगों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान राजा लाओ, देश बचाओ, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाओ जैसे नारे लगाए थे। इस आंदोलन को राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का खुला समर्थन हासिल था। इसके अलावा आज किस तरह से नेपाल में हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, लूटपाट आज भी हुई है, आज की वो सारी तस्वीरें इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए कि किस तरह से आज दूसरे दिन भी लगातार हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और लूटपाट और जेल ब्रेक भी हुई है। जेल ब्रेक नेपाल में देखिए।
नेपाल में अराजकता की आग। हर तरफ हिंसा, बर्बादी, लूटपाट। आंदोलनकारियों का आतंक। मॉल, दुकान, कारोबारियों से लूट। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन कितना खतरनाक रूप ले चुका है, इन तस्वीरों में देखिए। कहीं शॉपिंग मॉल, दुकानों में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने खुलेआम लूटपाट की, तो कहीं अरबपति व्यापारी के घर को निशाना बनाया। कहीं बैंक लूटकर अराजकता फैलाई गई, कैदियों को जेल से भगा दिया गया, तो कहीं सड़क पर कुंफू करते हुए खुलेआम सेना को चुनौती दी जा रही है। ये तस्वीरें बताती हैं कि नेपाल में आंदोलनकारियों ने सिस्टम को पूरी तरह हाईजैक कर लिया है। प्रदर्शनकारियों के सामने सिस्टम लाचार है और हर तरफ सिर्फ अराजकता, आगजनी और बर्बादी दिखाई देती है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हैं जिनमें लोग दुकानों में घुसकर लूटपाट करते दिख रहे हैं। इस वीडियो में देखिए कैसे लोग एक शोरूम से टीवी, एसी और फ्रिज जैसी चीजें उठाकर ले जा रहे हैं। इन लोगों को किसी का डर नहीं। शॉपिंग मॉल में घुसे, जिसके हाथ में जो आया वो अपनी पसंदीदा चीज को लेकर चलता बना। मेन बात तो मेन बात तो करप्शन का है। करप्शन है, करप्शन लीडर है इधर, तो उसका विरुद्ध में। और युवाओं पे ध्यान नहीं दे रही है सरकार। हाँ, रोजगारी नहीं है, कुछ शिक्षा में शुल्क नहीं है, स्वास्थ्य में नहीं है। वो बोल रहे हैं डेमोक्रेसी में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जनता के लिए डेमोक्रेसी नहीं आ रहा है। वो भ्रष्टाचारी लोग का लिए डेमोक्रेसी है ये। इतना सारा हम टैक्स पे कर रहे हैं और उनके बच्चे वहाँ विदेश में घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। इस सिस्टम के खिलाफ ये आंदोलन हो रहा है। सुनिए, जो हुआ है ना, ये इतना कुछ ये सोशल बैंडिंग के लेके नहीं हुआ है। हम लोगों को चाहिए यूथ लीडर चाहिए। अब ये जो पुराना लोग हैं ना, वो कोई नहीं चला सकता है। अब युवक चाहिए, युवक चाहिए। अब युवक ये चलाएगा, ये पुराना जितना है वो सब बाइकाट। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए आज भी जो यहाँ पे युवा हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो नाराज हैं सरकार से। और कल जिस तरह से उनके जो साथी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनकी जो दर्दनाक मौत हुई है, उससे विरोध प्रदर्शन आज भी जो है वो सड़कों पे जारी है। आप देख सकते हैं जगह जगह आगजनी की गई है और लोगों का विरोध प्रदर्शन है, लोग सड़कों पे हैं। लेकिन ये हाल सिर्फ शॉपिंग मॉल्स और दुकानों के नहीं है। कल तक जो प्रदर्शनकारी नेताओं के घर में घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे थे, नेताओं और उनके परिवार के लोगों को सड़क पर दौड़ा कर मार रहे थे, अब उन्हीं आंदोलनकारियों के निशाने पर व्यापारी हैं। नेपाल के अरबपति कारोबारी उपेंद्र महतो के घर में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया और लूटपाट की। कई जगहों में बैंकों के लूटे जाने की घटनाएं सामने आई हैं, तो कई जेलों से कैदियों को भगा दिया गया। नेपाल के नवलपरासी पश्चिम जिला कारागार में 500 से ज्यादा कैदियों ने हंगामा और आगजनी की। सेना की तमाम कोशिशों के बावजूद कैदी जेल से भागने में कामयाब रहे। नेपाल में आंदोलनकारियों के आतंक की एक से बढ़कर एक खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। जिस सिंह दरबार में नेपाल के सभी मंत्रियों के दफ्तर हैं, वहां के गार्ड से आंदोलनकारियों ने बंदूकें छीन ली और जमकर हंगामा किया। तो वहीं नेपाल में संसद के अंदर से कुर्सियां निकाल कर ले जाते दिखे। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में किस तरह तोड़फोड़ मचाई थी, उसकी नई तस्वीरें सामने आई हैं। हम आपको एक वीआईपी जोन दिखा रहे हैं, जहां से प्रधानमंत्री जब संसद भवन में एंट्री करते हैं तो वो इसी जगह से होते हुए अंदर एंट्री करते हैं। ये देखिए, ये पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ये न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है नेटवर्क 18 ग्रुप की। देखिए ये वीआईपी इलाका है। यहाँ पे तमाम वीआईपीज जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होते थे जब पार्लियामेंट का सेशन चलता था, महत्वपूर्ण कैबिनेट की मीटिंग होती थी। और देखिए यहाँ पर देखिए, ये अगर देखेंगे आप तो पूरा प्रीमाइसेस जो है वो तहस नहस हो गया है। यहाँ पर केवल लोहा और जो जाले जंगले हैं वो नजर आ रहे हैं। हर तरफ जो मलबा है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा हीट जो है हमें यहाँ पर महसूस हो रही है, क्योंकि आगजनी हुई थी। और आप सोचिए मंजर यहाँ पे क्या रहा होगा। देखिए ये वीआईपी गेट है, ये वीआईपी गेट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये देखिए, ये मेरे कैमरे में दिखा रहे हैं, ये वीआईपी गेट है। प्रधानमंत्री इसी गेट से यहाँ पर अंदर एंट्री करते थे। और ये पूरा प्रीमाइसेस जो है ये पार्लियामेंट के अंदर का है। देखिए जहां से कि एक शख्स अभी आप देख रहे हैं जो वो आ रहे हैं, ऐसे ही प्रधानमंत्री यहाँ से आते थे।
नेपाल के सुप्रीम कोर्ट से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार का घर हो या स्पीकर अग्नि प्रसाद सबकोटा का आवास, आंदोलनकारियों की तोड़फोड़ और लूटपाट की ही निशानियां नजर आ रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने कल नेपाल के सबसे बड़े मीडिया हाउस को भी निशाना बनाया था। वहां भी अब तबाही के निशान शेष बचे हैं। नेपाल की वर्तमान सरकार के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कुर्सी छोड़ने के बाद भी भड़का हुआ है और कई सालों से सवरा हुआ नेपाल आज अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। यहाँ नेपाल बदहाली के आंसू, उधर ट्रंप के आंसू क्यों निकल रहे हैं? अब बात इसकी कर लेंगे। ट्रंप मोदी को बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे जा रहे हैं। Mr. President, you spoke about Prime Minister Modi as a tough negotiator. Who was a tougher negotiator today and who has a better negotiating tactic when it comes to tariffs? Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. With Prime Minister Modi. And look, President Trump and I know that Prime Minister Modi is a tough negotiator. He drives a hard bargain. It's one of the reasons why we respect him. But about negotiation, I always put my country's interests first. For me, my nation is my high command. And I will always honor their will. इस बार मोदी और ट्रंप के बीच बात न हो, इस बार अमेरिका और भारत के हितों की बात। Well, it is not done till it is not done. You may have a different Truth Social post from President Trump tomorrow. Is powerful evidence of the effectiveness of Prime Minister Modi's Swadeshi foreign policy. सब ऐसे समझिए, ट्रंप का नाम लेकर उन्हें झूठा बताने की मांग करने वाले कुछ लोग मांग कर रहे थे ना, ट्रंप का नाम लेकर झूठा बोलो, झूठा बोलो। ट्रंप का नाम लेकर उन्हें झूठा बताने की मांग करने वाले और सरेंडर मोदी कहने वालों पर यह खबर आज किसी हाइड्रोजन बम से कम नहीं है। डेड इकोनॉमी वाले केस में ट्रंप की हां में हां मिलाने वालों का मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। जो खबर अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको याद है एक बार ट्रंप ने मोदी के लिए क्या कहा था? मोदी इज ए वेरी टफ नेगोशिएटर। उन्हें अच्छे से पता है कि मोदी बहुत टफ नेगोशिएटर है। ये खुद ट्रंप ने कहा था मोदी के लिए। यहां तक कि नेगोशिएशन के मामले में वो मोदी के सामने कहीं नहीं टिकते हैं। ये मेरे शब्द नहीं, ये खुद ट्रंप ने बोला। मोदी बहुत टफ नेगोशिएटर है। राष्ट्रपति ट्रंप की तरह अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, उनका बयान अभी हमने आपको सुनाया, उन्होंने भी कहा था कि मोदी बहुत टफ नेगोशिएटर है, इसलिए हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। इसके अलावा वो पूरी परिपक्वता, मैच्योरिटी के साथ एक्शन लेने वाले नेता हैं मोदी, ट्रंप, जेडी वेंस। फिर भी ट्रंप को पता था कि मोदी बहुत टफ नेगोशिएटर है, वो भारत के हितों से समझौता नहीं करेंगे साहब। ये पता था ना ट्रंप को। फिर भी उन्होंने क्या कोशिश की? भारत को झुकाने की कोशिश की, ब्लैकमेल करने की कोशिश की, टैरिफ वाला दबाव बनाने की कोशिश की। क्या हुआ? मोदी ने क्लियर किया, सब कुछ भी हो जाए, वो देश हित से समझौता नहीं करेंगे। याद है मोदी ने क्या कहा था? मैं देश हित से समझौता नहीं करूंगा, चाहे उसकी मुझे व्यक्तिगत कीमत ही क्यों ना चुकानी पड़े। यही कहा था ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्हें पता था साहब ये मोदी है जिनके लिए देश से बड़ा कुछ नहीं है और किसान हित सर्वोपरि है। ये बात शायद अब ट्रंप को समझ आई है। अब इसलिए पहले भारत को खो देने की बात, क्या कहा था? खो दिया मैंने भारत को। पहले भारत को खो देने की बात करने वाले ट्रंप अब मोदी से दोस्ती की रट अब लगा रहे हैं। मोदी मेरा दोस्त, मोदी मेरा दोस्त, भारत महान देश, भारत महान देश। ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, ये पूरी कहानी आपको मैं आज सुनाऊंगा। देखिए, रूस से तेल खरीदने को लेकर टैरिफ के मुद्दे पर भारत को अनफ्रेंड लिस्ट, अच्छा है ये देखिए हमने एआई से बनाया साहब। ये क्या हुआ? ये फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे जा रहे हैं ट्रंप बार बार। अब क्या हुआ था? रूस से तेल खरीदने को लेकर टैरिफ के मुद्दे पर भारत को अनफ्रेंड लिस्ट में डालने वाले ट्रंप अब लगातार मोदी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। ये देखिए आप, लगातार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं क्यों मैं ये सब कह रहा हूं। 6 सितंबर को ट्रंप ने पहला फ्रेंड रिक्वेस्ट कब भेजा था? जब उन्होंने कहा गया था कि साहब भारत अमेरिका में विशेष संबंध है, पीएम मोदी हमेशा दोस्त बने रहेंगे। इसके बाद 10 सितंबर यानी कि भेजी गई दूसरी फ्रेंड रिक्वेस्ट में ट्रंप की ओर से क्या कहा गया? भारत अमेरिका व्यापार बाधाएं दूर करने के लिए बातचीत कर रहे हैं।
उन्होंने तो यहां तक लिख दिया कि मैं भारत को कहीं मैंने खो तो नहीं दिया या मैंने खो दिया है। ट्रंप ने लिखा, मैं मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं और यकीन है कि दोनों महान देश, अब भारत महान हो गया इनके लिए, पहले तो डेड इकोनॉमी बता रहे थे, भारत मतलब महान देश एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि साहब आज जो ट्रंप भारत को महान देश बता रहे हैं ना, 31 जुलाई को ये डेड बता रहे थे, डेड। ये तो डेड इकोनॉमी है ना ट्रंप जी। अब उस वक्त क्या हुआ था याद है? राहुल गांधी ने क्या कहा था? सही तो कह रहे हैं, ताली बजाई थी। हाँ, इंडिया डेड इकोनॉमी है, डेड इकोनॉमी है। ट्रंप ने भारत के बारे में सच बोला, ये राहुल गांधी ने कहा। 41 दिन में यू टर्न, भारत महान देश हो गया, डेड इकोनॉमी से महान देश बन गया है। लेकिन भारत ने एक चीज समझिए साहब, ना तो हमने रूस से तेल खरीदना बंद किया, हमने नहीं किया ना। रूस से आयात, ट्रंप को भी दिखा दी शायद औकात, यहां आयात भी और दिखा दी औकात भी। रूस से आयात, ट्रंप, हमने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, ना ही ट्रंप के दबाव में आकर किसान हित से समझौता किया। भारत उन पांच बातों पर अडिग है आज भी, जिसकी वजह से ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था। भारत नहीं झुका है। क्या था? भारत अब भी रूस से तेल खरीद रहा है, अभी भी खरीद रहा है। लेकिन अब ट्रंप अब लाइन पर आ रहे हैं, अब तो वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। भारत ने अब भी छोटे किसानों, व्यापारी को नुकसान पहुंचाने वाली अमेरिकी शर्तें नहीं मानी। वो तो मोदी मानेंगे नहीं, वो तो मोदी ने गारंटी दे दी है, वो किसान हित से कभी समझौता कर ही नहीं सकते। तीसरा, भारत में अभी भी अमेरिकी डेयरी और कृषि प्रोडक्ट्स की पहुंच मुश्किल है। भारत अभी भी डॉलर के खिलाफ ब्रिक्स देशों के समूह में है और ट्रंप का दावा अभी भी वैसा ही है, जिसमें वो आरोप लगाते हैं कि भारत सबसे ज्यादा टैरिफ वसूलने वाला देश है। ये भी समझिए, दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका से टैरिफ वसूलने वाला देश कौन सा? भारत। इसके बावजूद ट्रंप अब भारत के साथ दोस्ती के गीत गा रहे हैं, दुआई दे रहे हैं, दोस्ती की, रिश्तों की दुआई दे रहे हैं। ट्रंप ने मोदी को दूसरी बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हुए ट्रंप ने कहा, ये वो पोस्ट है इनका आज का, कि वो अपने बहुत अच्छे दोस्त नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हैं। बहुत अच्छे दोस्त नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हैं। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने भी इस पोस्ट का जवाब दिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही संतुलित जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब बहुत संतुलित था कि दोनों देश घनिष्ठ मित्र और व्यापारिक साझेदार हैं। मोदी ने देशों की बात करी, ट्रंप ने मोदी का नाम लेकर बोला, और वो भी ट्रंप से बात करने के लिए उत्सुक हैं, ये प्रधानमंत्री ने कहा। साहब, ट्रंप के इस बदले तेवर, मीठी जुबान, भारत की तारीफ और मोदी से बात करने की इच्छा के लिए सोशल मीडिया पर इस पोस्ट का मतलब ये है, अब शायद ट्रंप पूरी तरह से लाइन पर आ चुके हैं। ट्रंप समझ गए हैं कि जिस मोदी को उन्होंने टफ नेगोशिएटर कहा था, वो वाकई इतने टफ यानी कि मजबूत हैं कि एक शब्द बोले बिना टैरिफ वॉर की हेकड़ी निकाल कर रखी। वो तिकड़ी, वो एससीओ वाली, वैसे वो तस्वीर भी है जिस तिकड़ी का जिक्र कर रहा थे कि उस तिकड़ी ने निकाली ट्रंप की हेकड़ी, ये भी हो सकता है। ट्रंप ने जब 30 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की तो मोदी ने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द। 27 को जब डबल कर दिया 50, तब भी मोदी कुछ नहीं बोले। कुछ विदेशी अखबारों की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने मोदी को 4 बार फोन किया, 4 बार। विदेशी अखबारों ने रिपोर्ट किया, मोदी ने ट्रंप का फोन नहीं रिसीव किया। लेकिन मोदी ने मौन रहकर ट्रंप को 4 अलग अलग तरीकों से स्ट्रांग मैसेज दिया। भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा, भले भी खुद को सर्वशक्तिमान मानने वाला अमेरिका ही क्यों ना हो। ट्रंप का फोन ना उठाकर मोदी ने संदेश दिया कि छोटे किसानों के हित से समझौता नहीं करेंगे साहब, बिल्कुल नहीं करेंगे। 7 साल बाद एससीओ समिट के लिए चीन दौरे पर गए, चीन गए 7 साल बाद, और वहां वो तस्वीर जिसमें शी जिनपिंग, पुतिन और मोदी की तिकड़ी ने क्या निकाल दी ट्रंप की हेकड़ी, अब भेजी जा रही है फ्रेंड रिक्वेस्ट।